समुद्र किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव के सभी लोग समुद्र से मछली पकड़कर उसका व्यापार करते थे। उसी गांव में एक राजेश नाम का मछुआरा भी रहता था, पर वो बाकी मछुआरों से बहुत ही गरीब था। राजेश के परिवार में उसके माता पिता और 2 बहनें थे। एक बहुत ही प्यार से रहते थे, पर कभी कभी गरीबी के कारण उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता। एक दिन राजेश समुद्र के किनारे बैठकर कांटे से मछली फंसने का इंतजार करता है, पर बहुत देर हो जाने के बाद भी एक भी मछली उसके कांटे में नहीं फंसती। ये देख राजेश दुखी हो जाता है और फिर अपने परिवार में माता पिता और दोनों बहनों को क्या खिलाएगा ये सोचने लगता है। और तभी पानी में कुछ हलचल सी होती है। अरे वाह, आज तो लगता है बड़ी मछली फंसी है। और तभी राजेश देखता है कि एक बड़ी सी रंगीन मछली उसके कांटे में फंसी हुई है। वो मछली देखने में कोई साधारण मछली नहीं दिख रही थी, वो तो रंग बिरंगी मछली थी। ए मछुआरा, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। कौन बोला? कौन बोल रहा है? मेरे अलावा तो यहाँ कोई भी नहीं। मैं बोल रही हूँ, जो तेरे इस कांटे में फंसी हुई हूँ। जल्दी से मुझे पानी के अंदर भेज दे, पानी से बाहर मेरा दम घुट रहा है। मछली को बोलता देख राजेश पहले तो डर जाता है, पर फिर उसे पानी में छोड़ देता है। तूने मुझे जीवन दान किया, तू चाहता तो मुझे बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकता था, पर तूने ऐसा नहीं किया। इतनी देर बाद मैंने एक मछली पकड़ा भी तो उसको छोड़ दिया। अब मैं बाजार में बेचने को क्या लेकर जाऊं? ये बोलकर राजेश दुखी हो गया। देख मछुआरा, मैं इच्छा पूर्ति मछली हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छा पूरी कर सकती हूँ। क्या तुम सच बोल रही हो? जो मैं चाहता हूँ तुम वो मुझे दे सकते हो? हाँ। तो फिर मेरी पहली इच्छा ये है कि मेरी माँ बहुत सालों से बीमार है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि उसको डॉक्टर दिखाओ, और वो तो अब खटिया से उठ भी नहीं सकती। मेरी बस यही इच्छा है कि मेरी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। ठीक है मछुआरा, मैं तेरी इच्छा पूरी करती हूँ। अब तेरी दूसरी इच्छा बता। मैं अभी दूसरी इच्छा नहीं बता सकता, पहले मैं घर जाकर देखूंगा कि मेरी माँ स्वस्थ हुई है या नहीं। फिर राजेश घर की ओर चला जाता है और वहाँ पहुँचकर देखता है कि उसकी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो गई है। वो घर में चल फिर रही थी। उसके घर में जाते ही उसकी बहनें खुशी के मारे चिल्लाने लगी और उसको जाते ही बोलने लगी, भैया देखो तो जरा, माँ कितनी स्वस्थ हो गई है। पता नहीं कैसे अचानक ही माँ ठीक हो गई। अरे ये तो उस जादुई मछली की वजह से हुई है। फिर राजेश रंगीन मछली के बारे में सब बता देता है, कैसे उसको वो मिली और उसने उसकी 3 इच्छा पूरी करने को कहा। तो उसने पहली इच्छा में अपनी माँ स्वास्थ्य ठीक करने को कहा। ये सुनकर उसकी बहन ने बोली, भैया ये आपने क्या किया? आप चाहते तो हमारे लिए ढेर सारा खाना मांग सकते थे, सोना चांदी हीरे मोती मांग सकते थे, और फिर हम उस सोने चांदी को बेचकर अपनी माँ को सुस्त भी कर सकते थे। राजेश अपनी बहनों की ये बात सुनकर दुखी हो जाता है। ये क्या बोल रही हो तुम लोग? क्या तुम सब मुझे स्वस्थ देखकर खुश नहीं हो क्या? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। हम तो अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, वरना हमारे लिए तो तुम ही सोना चांदी हो, हीर मोती हो। राजेश रोज की तरह समुद्र पर मछली पकड़ने के लिए जाता है, पर जाते हुए उसका मछली पकड़ने वाले का कांटा कूट जाता है। ये देख राजेश दुखी हो जाता है और फिर सोचने लगता है कि अगर मछली पकड़ने का कांटा नहीं रहेगा तो मैं मछली कैसे पकड़ूंगी। ये सोचते हुए वो घर वापस जा रही थी, तभी उसे याद आया कि उसकी अभी भी दूसरी इच्छा बाकी है। वो रंगीन मछली से ही मछली पकड़ने का कांटा मांग सकता है। ये कहकर राजेश समुद्र के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है और उस सुनहरी मछली को बुलाता है और उसे मछली पकड़ने का कांटा मांगता है। ओ रंगीन मछली, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं अपनी दूसरी इच्छा मांगने आया हूँ। मेरा मछली पकड़ने का कांटा पुराना होने का कारण टूट गया है। मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मेरे पास एक मछली पकड़ने का कांटा हो। ठीक है मछुआरा, मैं तुम्हारी दूसरी इच्छा पूरी करती हूँ। तभी राजेश देखता है उसके सामने एक मछली पकड़ने का कांटा रखा था, जो देखने में बहुत ही मजबूत लग रहा था, मगर उसे ये नहीं पता था कि चुपके से उसके गांव का ही एक आदमी चंदू देख रहा है और उसने उसकी और मछली की सारी बातें सुन ली थी। अगर मेरे हाथ ये रंगीन मछली लग गए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ये राजेश कितना बेवकूफ है,
इसने मांगा भी तो क्या, एक छोटा सा मछली पकड़ने का कांटा। थोड़ी देर बाद चंदू रंगीन मछली को पकड़ने के लिए समुद्र में जाता है, पर उन्हें वो मछली नहीं मिलती। और इधर राजेश घर में परेशान बैठा था। वो मन ही मन सोच रहा था, क्या मैंने सही किया? हम इतने गरीब हैं कि कभी कभी खाने को घर में कुछ नहीं होता। कैसा होता अगर मैं उस रंगीन मछली से बहुत सारा धन दौलत मांग लेता, तो हमारे जीवन में भी कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। राजेश ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उसकी माँ उसके पास आती है। क्या हुआ राजेश बेटा, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ क्या हुआ? माँ, मैं ये सोच रहा था कि हम और कितने दिन इस गरीबों को झेलेंगे, और तो और कुछ महीनों बाद अपनी बहनों की शादी भी तो करवानी है। क्या मैं इस बार जाकर उस सुनहरी मछली से बहुत बड़ा मकान, धन दौलत ये सब मांग लूं? बेटा, भगवान ने हमें जरूरत की हर एक चीज दी है। काम करने के लिए हाथ ये है, देखने के लिए आँख, चलने के लिए पैर, और भी बहुत कुछ। फिर भी हमने अगर मेहनत करके धन दौलत नहीं कमाया होता तो उसे भगवान का अपमान होगा। ये सुनने के बाद राजेश ने चिंता छोड़ दिया और माँ की पैर छूकर आशीर्वाद दिया। और इधर चंदू की जंगल में वो मछली फंस पड़ती है। छोड़ दो मुझे, जाने दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं एक इच्छा पूर्ति मछली हूँ, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, पर अगर तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी कोई भी किसी भी इच्छा पूरी पर मैं तुम्हारी 3 इच्छा ही पूरी कर सकती हूँ। बताओ क्या इच्छा है? जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर की जगह एक बहुत बड़ा महल बना दो। तुम्हारी इच्छा पूरी हो और सचमुच में चंदू के उस घर की जगह एक बड़ा महल खड़ा हो जाता है। और मेरी दूसरी इच्छा ये है कि तुम जीवन भर मेरे पास ही रहो, मेरी गुलामी करो। इतने में राजेश का परिवार आ जाता है। चंदू, ये तुमने क्या मांग लिया? इतना लालच भी अच्छा नहीं होता। मछली ने मेरी दूसरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं इस मछली को यहीं 2 टुकड़े कर दूंगा। तुमने मेरा बहुत मन दुखाया, अब देखो मैं क्या करती हूँ। मछली को चंदू के लालची और उनकी वो कही बात अच्छी नहीं लगी। चंदू ने महल चाहा था, वो भी खंडहर में बदल गया था। और फिर मछली जोर जोर से रोने लगती है और उसके रोने से समुद्र में एक बहुत बड़ा सैलाब आ गया। आंसू बहते ही जा रहे थे और समुद्र का पानी बढ़ता ही जा रहा था। चंदू पानी के सैलाब को उसकी तरफ आता देख डर जाता है। डर के मारे उस सुनहरी मछली से माफी मांगने लग जाता है। हे रंगीन मछली, मैं अब से लालच नहीं करूंगा। मेरी लालच की वजह से ही समुद्र में इतना सैलाब बढ़ गया। मुझे माफ कर दो सुनहरी मछली, मैं जिंदगी में कभी लालच नहीं करूंगा। राजेश, तुम्हारी अभी तो एक इच्छा बाकी है, तुम अपनी तीसरी इच्छा मांग लो अभी। अपनी माँ की ये बातें सुनकर राजेश अपनी तीसरी इच्छा भी मांग लेता है। हे सुनहरी मछली, मेरी तीसरी इच्छा ये है कि तुम अब रोना बंद कर दो। मछली तुरंत रोना बंद कर देती है और तभी सैलाब और तूफान दोनों थम जाते हैं। राजेश, तुम और तुम्हारी परिवार बहुत समझदार है। तुम चाहते हो तो अपने लिए कोई भी कीमती चीज मांग सकते थे, पर तुमने मांगा भी तो मेरे लिए कि मैं शांत हो जाऊं। मैं तुम्हारी इस सद्भावना से प्रसन्न हुई हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ कि तुम्हें जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ये बोलकर मछली पानी में चली जाती है और फिर कभी वहाँ दिखाई नहीं पड़ती। नैना और माला नाम की 2 लड़की थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। नैना के पिता एक इंजीनियर थे, जिसकी वजह से वो अमीर परिवार से आती थी, और माला के पिता एक मामूली मजदूर थे, जिस वजह से माला गरीब परिवार से आती थी। नैना और माला का घर आसपास में ही था, मगर नैना कभी माला से अच्छे से बात नहीं किया करती थी। पता नहीं इस गरीब माला का घर हमारे सामने क्यों है। नैना का घर बहुत बड़ा और आलीशान था, वही माला का घर बहुत छोटा सा था और वो भी बहुत पुराना हो गया था। पिताजी, इस माला का घर हमारे घर के सामने क्यों है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे नैना, छोड़ो ना, इन गरीब लोगों पर ध्यान देने की क्या आवश्यकता है। नैना के माता पिता भी माला के परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और अमीर होने के वजह से बहुत घमंड में रहते थे। पिताजी, मुझे एक नई ड्रेस दिलवा दीजिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो पैसे और माँ के साथ जाकर आज ही ले आओ नई ड्रेस। माला अपने घर की स्थिति को समझती थी,
इसलिए वो अपने माता पिता से किसी भी चीज के लिए जिद नहीं किया करती थी। एक दिन माला अपने माँ के पास आती है और कहती है, माँ, स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है, वहाँ सभी के माता पिताजी आ रहे हैं। माना पिताजी के पास समय नहीं है, मगर आप तो चल सकती हो ना? हाँ बेटा, मैं चल सकती हूँ, मगर वहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग आए होंगे, वहाँ मैं क्या करूँगी? अरे माँ, परेशान क्यों होती हो? आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बस वहाँ बैठकर दौड़ प्रतियोगिता देखना। अच्छा ठीक है बेटा, तू कहती है तो मैं चलूंगी। अगले दिन माला और उसकी माँ जल्दी उठ जाती है। बेटा, मेरे पास तो कोई ढंग की साड़ी भी नहीं है, सभी फटे हुए हैं, इस तरह से तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, रहने दो, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं माँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चलिए, जैसे भी साड़ी आपके पास है वैसी साड़ी पहनकर आप मेरे साथ चलिए। ठीक है बेटा, चलती हूँ। माला की माँ तैयार हो जाती है और माला के स्कूल आती है। वही नैना और नैना की माँ भी थी। नैना की माँ माला की माँ को सुनाते हुए कहती है, देखिए तो जरा प्रभा जी, ये साड़ी कैसी लग रही है? हाँ जी, साड़ी बहुत ही खूबसूरत है। आपको पता है, ये साड़ी तो मैं बहुत दूर से लेकर आई हूँ, थोड़ा महंगा है, मगर नैना ने बोला यही लेने के लिए, तो मैंने ले लिया। अब बताइए, उसे तो मना ही नहीं कर सकती थी। हाँ हाँ, अच्छा किया आपने। वैसे ये साड़ी दिखने में काफी खूबसूरत है। आपको पता है, ये सोने की चेन हाल ही में मेरे पति ने जिद करके मुझे दिलवाया है। माला की माँ एक कोने में खड़े होकर ये सब सुन रही थी। तभी माला वहाँ आती है। माँ, आप यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ बैठो यहाँ। माँ, आप आओ और सबसे आगे बैठो। अरे हाँ बेटा, मैं तो आगे ही बैठूंगी और तेरी जीत पर जोर जोर से ताली बजाऊंगी। बेटा, मुझे यहाँ थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, और अब दौड़ प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, आप यहाँ बैठ जाओ, मैं जा रही हूँ। दौड़ प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। जरूर मेरी बेटी ही जीतेगी। दौड़ प्रतियोगिता शुरू होते ही माला नैना से आगे निकल जाती है। तभी नैना एक पेड़ से माला को गिरा देती है, मगर माला वापस उठ जाती है और दौड़ने लगती है। अंत में कुछ सेकंड से माला दौड़ प्रतियोगिता जीत जाती है। ये देख नैना और नैना की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। ये माला कैसे जीत गई? इसे तो मैंने गिरा भी दिया था, फिर भी ये जीत गई। अरे वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया, शाबाश। माला की माँ को स्टेज पर बुलाया जाता है और माला को इनाम दिया जाता है। इनाम लेकर माला और माला की माँ घर आ जाती है। देखा माँ, मैं जीत गई। आपको पता है, नैना ने पैर लगाकर मुझे गिरा दिया था, मगर मैं फिर से उठी और बहुत तेज दौड़ी। हाँ बेटा, मैंने ये देखा था, मगर छोड़, क्या कर सकते हैं। तू ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई भी कर और बहुत तरक्की कर। रुक, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। हाँ माँ, बहुत भूख लग रही है। माला का घर छोटा था, उसके पिता के पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, मगर फिर भी वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहते थे। माँ, आज मैं बहुत उदास हूँ, आखिर कैसे वो माला मुझसे जीत सकती है? अरे बेटा, क्या तू भी ना? छोड़ ना, तू उदास क्यों होती है? एक प्रतियोगिता जीत जाने से कुछ नहीं होता, समझ ले तूने भीख में उसे जीतने दिया। अब चल मेरे साथ बाहर घूमने चले। ठीक है माँ, चलो। वैसे भी उस माला की वजह से मेरा दिमाग खराब हो चुका है। बाजार में माला और माला की माँ भी आई थी। अरे, अब तो ये यहाँ भी आ गई। नैना माला को धक्का दे देती है, मगर नैना खुद ही गिर जाती है और माला को कुछ भी नहीं होता है। ए लड़की, तेरे अंदर दिमाग है या नहीं? मेरी बेटी को धक्का क्यों मार रही? नहीं, मेरी बेटी ने इसे धक्का नहीं मारा है, कृपया कर इसे मत डांटिए। चुप रहो। एक तो तुम जैसे नीच और छोटे लोगों से मैं बात भी नहीं करना चाहती, मगर तुम लोग जबरदस्ती ये सब करते हो ताकि मैं कुछ बोलूं। कृपया ऐसे मत बोलिए, हमने आपको कभी कुछ बुरा नहीं बोला है, तो आप भी हमें बुरा मत बोलिए। अरे अरे, चुप रहो और जाओ यहाँ से। आज के बाद हमारे रास्ते में आना भी मत। एक छोटी झोपड़ी में रहने वाली मुझसे बहस करेगी। नैना की माँ माला की माँ की बेइज्जती करके चली जाती है। माँ, उन्होंने आपके साथ कितने बुरे से बात किया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बेटा जाने दो, छोड़ो। अगर हम भी उनकी तरह ही करेंगे तो उनमें और हमें क्या फर्क रहेगा? वो हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों करती है? हमने कभी भी उनकी बेइज्जती नहीं की है।
मगर उन्हें जब भी मौका मिलता है हमें नीचा दिखाकर चली जाती है। जब हमारे अंदर किसी चीज का घमंड आ जाता है तभी लोग ऐसा करते हैं। मगर तू छोड़ इन सब बातों को, तू अभी बच्ची है, कभी किसी के लिए मन में बैर मत ला, वो तुझसे बहुत बड़ी है। ठीक है माँ। अरे माला के स्कूल के फीस तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। अब तक तो मैंने किसी भी तरह संभाल लिया था, मगर अब लगता नहीं कि मैं संभाल पाऊंगा। कोई बात नहीं, हम घर का खर्चा और भी ज्यादा कम कर देंगे, मगर माला को स्कूल भेजना नहीं छोड़ेंगे, उसे जरूर पढ़ाएंगे। नैना अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर रोज माला का बहुत मजाक उड़ाती थी। माँ कहती है इन सब पर ध्यान देना नहीं चाहिए, इसलिए इन्हें जो भी करना है ये करे, मैं जवाब नहीं दूंगी। माला सभी को अनदेखा करके उनके बगल से निकल जाती है। देख रहे हो ना कितनी घमंडी हो गई है, हमारे सामने घमंड दिखा रही है। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है, गरीब झोंपड़ी वाली लड़की। हाँ, एक दिन अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से नैना के घर में आग लग जाती है। पूरा घर जलने लगता है। नैना, नैना की माँ और उसके पिता तीनों उसी आग में फंस जाते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। माला घर के बाहर टहल रही थी, तभी चिल्लाने की आवाज सुन वो नैना के घर के पास आती है। आग, आग लग गई है, सुनो सभी। वो तुरंत अपने माता पिताजी को ये बात बताती है। तीनों नैना के घर आते हैं और किसी भी तरह थोड़ा थोड़ा आग बुझाकर नैना के परिवार को सुरक्षित आग से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद आग बुझाने वाले को बुलाया जाता है, तब जाकर आग काबू में आता है। माला, आज तुम्हारे और तुम्हारे माँ पिताजी की वजह से हमारी जान बच पाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। हाँ, इतना होने के बाद भी आप लोगों ने हमारी मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माफ कीजिएगा, आज तक मैंने आपको जो भी बोला उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इंसानियत के सामने पैसों का कोई महत्व नहीं है। आप सभी भी खतरे में पड़ सकते थे, मगर ये सोचे बिना आप लोगों ने हमारी मदद की। आप सभी बहुत अच्छे हैं। इस तरह उनके बीच सब अच्छा हो जाता है और सभी मिलजुल कर रहने